अच्छा क्लास, लास्ट टाइम हम लोगों ने डेटाबेस कनेक्टिविटी सीखी थी यूजिंग द एंटिटी फ्रेमवर्क कोर। और हम लोगों ने रिकॉर्ड निकाल कर फैच करना सीखा था और व्यू में शो कराना सीखा था। तो आज हम क्रड को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हम कोशिश करेंगे कि क्रड पूरा हो जाए, अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन नहीं भी होता तो कोई बात नहीं, ठीक है, हम अब बाकी आगे कंटिन्यू कर लेंगे। विजुअल स्टूडियो ओपन करेंगे और विजुअल स्टूडियो ओपन करने के बाद सबसे पहले आपके पास मैं एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लूंगा जिसका नाम मैं रख दूंगा ASP.NET कोर वेब ऐप का बनाऊंगा, जिसका नाम मैं यहाँ पर रख देता हूँ तैयब क्रड। किस नाम से रख दिया मैंने एप्लीकेशन का नाम? तैयब क्रड के नाम से रख दिया। लॉन्ग टर्म सपोर्ट में .NET 10 इस्तेमाल कर रहा हूँ और HTTPS को कॉन्फ़िगर करो भाई। ठीक है, क्रिएट करेंगे प्रोजेक्ट, आहिस्ता आहिस्ता करेंगे, जिसको कुछ चीज़ समझ ना आए वो हैंड रेस करेगा और पूछ सकता है वो टोक कर। ठीक है, लेकिन समझना है इसको, इंपॉर्टेंट चीज़ है, बेसिक चीज़ है क्रड तो। ठीक है, मतलब ABCD है एक एप्लीकेशन की तो। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जिस पर्टिकुलर मॉडल का मैं डेटाबेस में टेबल चाहता हूँ और उसे पूरे क्रेड के ऊपर मैनिपुलेट करूंगा, उसका मॉडल बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा? मॉडल। तो मैं मॉडल पे आऊंगा और राइट क्लिक करूंगा और ऐड करूंगा एक नई क्लास। ठीक है। अब मुझे बताओ कि मॉडल हम किसका बनाए? स्टूडेंट का ही या एम्प्लॉय का? किसका? किसका बनाए क्रेड? एम्प्लॉय का बना लें, चलो हम एम्प्लॉय का बना लेते हैं भाई। हमने एम्प्लॉय का मॉडल क्रिएट कर लिया। ठीक है। एम्प्लॉय का मॉडल क्रिएट करने के बाद इसमें हम लोग बहुत सारी प्रॉपर्टीज क्रिएट करेंगे, जैसे कि पब्लिक इंटीजर एम्प्लॉय आईडी। ठीक है। और हम यहाँ पर रख देंगे गेट एंड सेट। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। उसके बाद हम लोगों ने एक और प्रॉपर्टी बनाई, पब्लिक स्ट्रिंग एम्प्लॉय नेम के नाम से, और अगेन गेट एंड सेट। उसके बाद पब्लिक इंटीजर एज और गेट एंड सेट। अच्छा, एम्प्लॉय नहीं लगाया हमने एज के साथ, एम्प्लॉय एज लगा देंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद पब्लिक स्ट्रिंग और क्या कर देते हैं इसको, एम्प्लॉय ईमेल। एम्प्लॉय ईमेल। अच्छा, मैं डेटाबेस में ना ये भी रखना चाहता हूँ कि जब डेटाबेस में इस रिकॉर्ड की एंट्री हो ना, क्या हो, एंट्री हो, तो उस वक्त एक कॉलम भी हो डेटाबेस में जिसका नाम हो क्रिएटेड एट। और उस वक्त जब रिकॉर्ड क्रिएट हुआ है डेटाबेस में जिस बंदे का, उसका डेट और टाइम स्टोर हो जाए। ठीक है। तो मैं एक प्रॉपर्टी बनाऊंगा यहाँ पर, डेट टाइम उसकी डेट टाइप होगी। क्या टाइप होगी? अब यहाँ देखो, ये एम्प्लॉय डेट ऑफ बर्थ का भी दे रहा था, वो भी कर सकते हैं, लेकिन मैं रखूंगा क्रिएटेड एट का। ठीक है। अच्छा, अब इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो सिस्टम का करंट डेट टाइम है वो होगी। मतलब ये मैं फॉर्म से नहीं दूंगा, ये वैल्यू फॉर्म से देने वाली नहीं है कि मैं उसको कैलेंडर दिखाऊं और टाइम दिखाऊं। नहीं, क्रिएटेड एट का मतलब है जिस वक्त रिकॉर्ड डेटाबेस में क्रिएट हुआ उस वक्त का डेट और टाइम। और इसकी मैं बाय डिफॉल्ट वैल्यू रखूंगा डेट टाइम डॉट नाउ। क्या रखूंगा? डेट टाइम डॉट नाउ एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो आपके पास करंट डेट और टाइम उठा लेती है। क्या उठा लेती है? तो ऑटोमेटिकली इसमें क्या आ जाएगा, करंट डेट और टाइम आ जाएगा। ये चीज क्लियर हो गई? ठीक है। ये मैंने मॉडल क्रिएट कर दिया। इसके अलावा भी बहुत सारा कुछ किया जा सकता है, लेकिन मैं अभी आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा। कुछ एनोटेशंस मैं यहाँ पर लगाऊंगा, जैसे कि सबसे पहले मैं रिक्वायर्ड की एनोटेशन लगाऊंगा। कौन सी? रिक्वायर्ड की। इसे मैं कॉपी करूंगा और हर किसी पे क्या कर दूंगा, लगा दूंगा। ठीक है। उसके बाद, अच्छा इस पर नहीं लगाएंगे क्योंकि फॉर्म की नहीं है। ठीक है। क्रिएटेड एड पर मैं नहीं लगाऊंगा, मैं सिर्फ उन पे एनोटेशन लगाऊंगा जो फॉर्म में मौजूद है। किस में मौजूद है? फॉर्म में। एम्प्लॉय नेम पर मैं स्ट्रिंग लेंथ की एक एनोटेशन लगा रहा हूँ, मैंने बोला 20 से ज्यादा अलाउ, या चलो 10 कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 10 से ज्यादा अलाउ नहीं करना। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा आपके पास जो एम्प्लॉय एज है उस पर मैं रेंज लगा देता हूँ। क्या लगा देता हूँ? रेंज। सबसे पहले देखो, मिनिमम मांग रहा है, मैंने बोला मिनिमम 18 और मैक्सिमम 50। ठीक है। ईमेल पे मैं ईमेल एड्रेस की लगाऊंगा। किसकी लगाऊंगा? और मैं कस्टम रेजिक्स भी लगा सकता हूँ, मैं आपको ये चीज पढ़ा चुका हूँ। ठीक है। एंड हमारा काम क्या हो गया है? खत्म हो गया। ठीक है। ये होने के बाद मॉडल को कर देंगे बंद। अब करेंगे डेटाबेस कनेक्टिविटी, जिसमें सबसे पहले डेटाबेस कनेक्टिविटी में यूज होने वाले पैकेजेस इंस्टॉल करेंगे हम। अपने एप्लीकेशन पर राइट क्लिक करेंगे और ऐड करेंगे हम लोग एक, सॉरी, मैनेज नेगेट पैकेजेस में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? मैनेज नेगेट पैकेजेस में, और यहाँ पर ब्राउज करेंगे। ब्राउज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं लिखूंगा एंटिटी, सर्च करूंगा। क्या सर्च करूंगा?
एंटिटी एंटिटी सर्च करने के बाद सबसे पहले एंटिटी फ्रेमवर्क कोर का पैकेज इंस्टॉल करूंगा। .NET 10 यूज कर रहा हूं तो इसका पैकेज 10 ही यूज करूंगा। इंस्टॉल पर क्लिक करूंगा, एक्सेप्ट करूंगा लाइसेंस को और जाने दूंगा। ठीक है, उसके बाद एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट डिजाइन बता चुका हूँ लास्ट क्लास में। ठीक है, उसके बाद एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट एसक्यूएल सर्वर, उसके बाद एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट एसक्यूएल टूल्स। ठीक है, तो हमारे पास ये तमाम पैकेजेस क्या हो चुके हैं, अब इंस्टॉल हो चुके हैं। ये एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल नहीं हुआ, आ गया, अब आ गया। ठीक है, अब मेरे पास देखो चारों पैकेजेस इंस्टॉल हो चुके हैं। नेक्स्ट स्टेप है डेटाबेस कंटेक्स्ट क्लास बनाना, जिसकी मदद से मैं डेटाबेस से और उसके डीबी सेट्स यानी टेबल से क्या करूंगा, इंटरेक्ट कर पाऊंगा। ठीक है, तो आपके पास डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट क्लास एक मॉडल होता है, ऐड करेंगे एक क्लास। क्या ऐड करेंगे, एक एक क्लास, और उस क्लास का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। मैं रख देता हूँ माई डीबी कंटेक्स्ट। और इसे वो तमाम फीचर्स जो एंटिटी फ्रेमवर्क कोर की डेटाबेस की कनेक्टिविटी में काम आएंगे आपके पास इनहेरिट कर देंगे डीबी कंटेक्स्ट क्लास को। तो मेरी इस क्लास को तमाम फीचर्स मिल जाएंगे डीबी कंटेक्स्ट क्लास के प्रॉपर्टीज और मेथड्स। ठीक है, अब बनाएंगे कंस्ट्रक्टर, ताकि आपके पास जैसे ही MyDB कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट बने ऑटोमेटिकली कनेक्शन बिल्ड हो जाए, और जितना भी कनेक्शन स्ट्रिंग है और जितना भी आपके पास ऑप्शंस का डेटा है या रूल्स हैं वो सारे आपके पास ये उठा ले। तो MyDB कॉन्टेक्स्ट का क्या बनाएंगे यहाँ पर, कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर बनाने के बाद इससे बोलूंगा डीबी कॉन्टेक्स्ट ऑप्शन उठाओ। क्या उठाओ, ऑप्शंस। और किस टाइप के, MyDB कॉन्टेक्स्ट टाइप के, और इसे एक वेरिएबल में रख दो जिसे हमने क्या कह दिया, ऑप्शंस। ठीक है, और इसे इनहेरिट किया बेस के कंस्ट्रक्टर के साथ, और बेस क्लास में भी मैंने ऑप्शंस को पास कर दी। ठीक है, ये करने के बाद आपका जो अगला काम है वो ये है कि आपने जितने भी मॉडल्स बनाए उनके यहाँ पर डीबी सेट्स को रजिस्टर करना। डीबी सेट रजिस्टर नहीं होगा तो टेबल क्रिएट नहीं होगा। डीबी सेट का सिंपल मतलब है कि मॉडल का टेबल डिफाइन करना। यहाँ पर डीबी सेट का मतलब है टेबल। क्या मतलब है, टेबल। तो मैंने यहाँ पर एक डीबी सेट रजिस्टर करता हूँ, पब्लिक डीबी सेट। भाई डीबी सेट किस एंटिटी टाइप का होगा, मैंने कहा एम्प्लॉय मॉडल टाइप का होगा। और टेबल किस नाम से होगा मेरे डीबी सेट का, एम्प्लॉयज नाम से। इसी नाम से टेबल बनेगा डेटाबेस में, इसी नाम से टेबल बनेगा। और जब भी मुझे अपने पूरे कंट्रोलर में, पूरी एप्लीकेशन के किसी भी कंट्रोलर में मुझे एम्प्लॉय का डेटा चाहिए, भेजना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, तो इसी डीबी सेट का इस्तेमाल करूंगा, जिसका नाम मैंने एम्प्लॉयज रखा है। क्या रखा है, और गेट सेट की प्रॉपर्टी, ताकि गेट भी कर सकूं और सेट भी कर सकूं। ये हमारा हो चुका है। अब अगला काम है डेटाबेस कनेक्शन बनाना, कनेक्शन स्ट्रिंग सेट करना। क्या करना, अब कनेक्शन स्ट्रिंग सेट करने के लिए आपको ऐप सेटिंग डॉट जेसन के अंदर आना है, और यहाँ पर आके आपने अलाउड होस्ट के आगे कॉमा ऊपर नीचे कहीं पर भी कर सकते हो। कनेक्शन स्ट्रिंग की आपको क्या मिलती है यहाँ पर, एक प्रॉपर्टी मिलती है। ठीक है, जो कि एक ऑब्जेक्ट होता है, उसके अंदर आप एक की बना लो, किसी भी नाम से बना सकते हो। इस की को डिफॉल्ट कनेक्शन मैंने इसका नाम रख दिया, और इसकी वैल्यू मैं कनेक्शन स्ट्रिंग से उठाऊंगा। अब कनेक्शन स्ट्रिंग बना बनाया चाहिए तो मैंने आपको सिखाया था, टूल्स में जाएंगे, फिर कनेक्ट टू डेटाबेस में जाएंगे, और उसके बाद यहाँ पर डेटाबेस कनेक्ट करेंगे। सर्वर नेम मेरा डॉट है एसक्यूएल सर्वर का। ऑथेंटिकेशन टाइप कौन सी यूज करूंगा मैं, एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन। यूजर नेम SA है और पासवर्ड है 1234। और डेटाबेस अभी मैं, क्या कह रहा है, हाँ, ट्रस्ट सर्वर सर्टिफिकेट पे हमने चेक नहीं लगाया। अब करेंगे तो हमारे पास डेटाबेस लोड होगा। अभी फिलहाल के लिए कोई भी डेटाबेस सेलेक्ट कर लो, लेकिन मैं डेटाबेस का नाम बाद में क्या कर दूंगा, कनेक्शन स्ट्रिंग में चेंज। ठीक है, टेस्ट करते हैं कनेक्शन। कनेक्शन क्या हो चुका है, सक्सीड हो चुका है। ठीक है, ओके पर क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ पर देखना साइड में सर्वर एक्सप्लोरर के अंदर कनेक्शन बन जाएगा। अगर आपको सर्वर एक्सप्लोरर नजर ना आए तो व्यू में जाना, यहाँ पर आपको सर्वर एक्सप्लोरर नजर आ जाएगा, यहाँ से ओपन कर सकते हो। ठीक है, अब इस कनेक्शन पर राइट क्लिक करना है, और इसकी कहाँ चले जाना है, प्रॉपर्टीज में। कहाँ जाना है, प्रॉपर्टीज में। और प्रॉपर्टीज में आने के बाद साइड पर आपको यहाँ पर प्रॉपर्टीज का सेक्शन दिखेगा, जिसमें कनेक्शन स्ट्रिंग आपको दिख रहा है। डबल क्लिक करना, कॉपी करना, और इसमें पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद यहाँ पर पासवर्ड आपको ये इस तरह से स्टैरिक में देता है, इसको क्या कर देंगे, 1234। और डेटाबेस का नाम यहाँ पर डीबी फर्स्ट ही रखूंगा, मैं बोलूंगा डीबी फर्स्ट क्रड। क्या रख दिया मैंने, डीबी फर्स्ट क्रड। इस नाम से डेटाबेस भी क्रिएट हो जाएगा। लास्ट क्लास में मैंने पहले डेटाबेस क्रिएट किया था, फिर कनेक्ट किया था। अब मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि बिना डेटाबेस क्रिएट करे भी मैं माइग्रेशन रन करूंगा तो डेटाबेस भी ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा टेबल के साथ। ठीक है, अब अगला काम है कि इस कनेक्शन स्ट्रिंग को और डीबी कंटेक्स्ट क्लास के ऑप्शंस को कॉन्फ़िगर करना, किसमें, प्रोग्राम डॉट सी एस में, ऐप बिल्ड होने से पहले। तो मैं बिल्डर की सर्विसेज में से रजिस्टर करूंगा। बिल्डर भैया अपनी सर्विसेज में ऐड कर लो एक डेटाबेस कंटेक्स्ट क्लास।
क्या ऐड कर लो? एक डेटाबेस कंटेक्स्ट क्लास, उसका नाम मेरा क्या है? माई डीबी कंटेक्स्ट। ठीक है, ये मैंने राउंड ब्रैकेट बना के बंद कर दिया। अब इसमें आपको रिसीव होगा, ऑप्शंस रिसीव होंगे जो आपने वहां भेजने हैं डीबी कंटेक्स्ट क्लास में। फिर आपने बोला है ऑप्शंस यूज करेंगे एसक्यूएल सर्वर को। ऑप्शंस यूज करेंगे किसे? एसक्यूएल सर्वर को। और एसक्यूएल सर्वर क्या करेगा? कनेक्शन उठाएगा कहां से? बिल्डर डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट गेट कनेक्शन स्ट्रिंग। कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम क्या रखा था? डिफॉल्ट। बोलो। डिफॉल्ट कनेक्शन। ठीक है। तो ये मेरी जो डेटाबेस कंटेक्स्ट क्लास है और इसका जो कनेक्शन स्ट्रिंग है वो कॉन्फ़िगर हो चुका है। अभी जितने रूल्स हैं वो किसको मिल जाएंगे? डेटाबेस कंटेक्स्ट क्लास को इस ऑप्शन में मिल जाएंगे और ऑटोमेटिकली कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा। इसके बगैर तो जिंदा ही नहीं है भाई। डेटाबेस कंटेक्स्ट क्लास के बगैर तो आप डेटाबेस से इंटरेक्ट कर ही नहीं सकते, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर अगर आप यूज कर रहे हो तो। ठीक है। अच्छा, अब काम है CRUD पे बढ़ने का। अब सारा काम क्या हो चुका है? हो चुका है क्या? नहीं, अभी डेटाबेस और टेबल कहाँ क्रिएट हुआ? अब क्या रन करेंगे? माइग्रेशन। क्या रन करेंगे? माइग्रेशन रन करने के लिए टूल्स में जाएंगे, मैनेज नगेट पैकेज मैनेजर के अंदर, और पैकेज मैनेजर कंसोल को ओपन करेंगे। इसे ओपन करने के बाद यहाँ पर हम माइग्रेशन ऐड करेंगे। ऐड हाइफन माइग्रेशन, जिसका नाम मैं रख देता हूँ फिलहाल के लिए एम्प्लॉय। आप कुछ भी रख सकते हो। तो ये क्या करेगा? आपके जो डीबी सेट आपने डिफाइन किए डेटाबेस कंटेक्स्ट क्लास में, उसका जो मॉडल है उसकी एक माइग्रेशन फाइल जनरेट करेगा जो एसक्यूएल अंडरस्टैंड कर पाएगा। कौन अंडरस्टैंड कर पाएगा? एसक्यूएल। ठीक है। और फिर उस माइग्रेशन फाइल को हम डेटाबेस में क्या कर देंगे? अपडेट कर देंगे। अब यहाँ पर आपको एक एरर देखने को मिल रहा है, द रनिंग कमांड स्टॉप बिकॉज द प्रेफरेंस वेरिएबल एरर एक्शन प्रेफरेंस और कॉमन पैरामीटर इज सेट टू स्टॉप। ठीक है। अच्छा, लेट मी सी क्या मसला है भाई। एसएसएमएस ओपन करते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, मसला हल करते हैं इसका। ठीक है, कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद डेटाबेस में चलते हैं। मैंने रखा था डीबी फर्स्ट। किस नाम से रखा था? डीबी फर्स्ट करंट। देखो क्या आपके पास डीबी फर्स्ट करंट नाम से कोई डेटाबेस है? डीबी कनेक्ट, डीबी फर्स्ट अप्रोच वगैरह 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 नहीं है। ठीक है, डीबी फर्स्ट करंट नाम से हमारे पास कोई डेटाबेस नहीं है। दैट मीन्स कि हमारे पास इसका कोई मसला नहीं है। मैंने ऐड हाइफन माइग्रेशन की स्पेलिंग सही लिखी है, एम्प्लॉय सही है। कनेक्शन स्ट्रिंग में दोबारा चलते हैं। हाँ, यहाँ देखो, यहाँ पर मैंने डिफॉल्ट की स्पेलिंग क्या लिखी है और मैंने प्रोग्राम डॉट सी एस में अलग लिखी होगी, देख रहे हो? नहीं, मैंने सेम लिखी है, एक सेकेंड। इसको सही करते हैं स्पेलिंग को। डिफॉल्ट क्या कर देते हैं इसको? डिफॉल्ट कनेक्शन। ऐप सेटिंग डॉट जेसन, इसको डिफॉल्ट कनेक्शन किया। अब ट्राई करते हैं। ऐड माइग्रेशन एम्प्लॉय। डन हो गया। दैट मीन्स के डिफॉल्ट कनेक्शन की स्पेलिंग गलत होने पर उसने मुझे एरर दिया ही है। क्लियर है? तो अच्छी बात है, एरर आना अच्छी बात है। अगर आपके पास भी आएंगे तो आपका मसला नहीं होगा, ये चीजें आपने चेक करनी है। ठीक है। अब इस माइग्रेशन फाइल जो आपके पास ये बनी है पूरी, ठीक है, जिसमें अप और डाउन का मेथड है, यहाँ देख सकते हो एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, एज, ईमेल, क्रिएटेड ऐड, उसकी डेट टाइप क्या है? डेट टाइम 2 है। कंस्ट्रेंट्स में प्राइमरी की मौजूद है और डाउन में ड्रॉप हो रहा है आपका टेबल। इसको कर देंगे अपडेट डेटाबेस में। अपडेट डेटाबेस में करने के लिए हम लगाते हैं अपडेट हाइफन डेटा बेस की कमांड। एंटर करेंगे तो ये अपडेट हो जाएगा। ये माइग्रेशन फाइल कहाँ अपडेट हो जाएगी? आपके एसक्यूएल सर्वर में। कहाँ अपडेट हो जाएगी? अब देखो क्या कह रहा है भाई, द कनेक्शन स्ट्रिंग प्रॉपर्टी हैज नॉट बीन इनिशियलाइज्ड। क्या गलती करी? फिर से चेक करते हैं। हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग शायद हम लोगों ने जल्दबाजी में कुछ गलत कर दिया है। डेटा सोर्स डॉट इनिशियल कैटलॉग डीबी फर्स्ट क्रड यूजर आईडी ऐसे पासवर्ड 1234 कनेक्शन स्ट्रिंग्स। अच्छा, प्रोग्राम डॉट सी एस किधर गई? बिल्ड बनाओ भाई। बिल्ड अप टू डेट है, कोई एरर नहीं है।
फिर से चलाते हैं। वाह, कोई होगा, ग्लिच होगा, ठीक है। हो गया हमारे पास, डन लिखा हुआ आ चुका है, ठीक है। आओ चलते हैं डेटाबेस के अंदर, चलते हैं अपने सर्वर को करते हैं रिफ्रेश, ठीक है। और रिफ्रेश करने के बाद डेटाबेस ओपन करते हैं, यहाँ देखते हैं डीबी फर्स्ट क्रेड आपके पास आया। देखो डीबी फर्स्ट क्रेड का डेटाबेस बन गया। इसमें देखते हैं आपके पास टेबल्स में जाते हैं, यहाँ पर आपके पास देखो टेबल भी बन गया एम्प्लॉय का, ठीक है। इसको ओपन करते हैं, न्यू क्वेरी को ओपन करते हैं, और यहाँ पर सबसे पहले यूज करते हैं किसे, डीबी फर्स्ट क्रेड को, ठीक है। यूज करने के बाद सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, बोलो, एम्प्लॉयज, ठीक है। इसे मैंने सेलेक्ट किया और रन किया, आपके पास टेबल क्रिएट हो गया है। अब हमारे पास काम है कि हम लोग बनाएं कंट्रोलर, किसके लिए, क्रेड के लिए। क्या बनाएंगे अब हमारा डेटाबेस कंटेक्स्ट क्लास कॉन्फ़िगर हो चुकी है, कंट्रोलर पर राइट क्लिक करेंगे और ऐड करेंगे एक, क्या कर दिया, तो माउस का सही नहीं चल रहा, ठीक है। ऐड करेंगे एक कंट्रोलर, क्या खुल गया ब्राउजर में, ठीक है। और एमवीसी एमटी हम यहाँ पर चूज करेंगे, और इस कंट्रोलर का नाम मैं रख दूंगा एम्प्लॉय कंट्रोलर, ठीक है। सबसे पहला जो ऑपरेशन होता है वो होता है क्रिएट का, किसका होता है, क्रेड में क्रिएट का। तो मैं एक्शन बनाऊंगा किस नाम से, क्रिएट के नाम से, जो मुझे फॉर्म का व्यू रिटर्न करेगा। क्या इसका व्यू बना हुआ है, क्या इसका व्यू बना हुआ है, देखो व्यूज के अंदर आते हैं, क्या आपको एम्प्लॉय नाम से कोई फोल्डर दिख रहा है, कोई व्यू नहीं है। व्यू पर राइट क्लिक करेंगे और क्या करेंगे, ऐड व्यू करेंगे, रिजर्व व्यू हम यहाँ से चूज करेंगे, और उसके बाद ऐड कर देंगे हम क्रिएट का व्यू, ठीक है। और इस क्रिएट के व्यू में मैं बनाऊंगा फॉर्म, क्या बनाऊंगा, फॉर्म बनाऊंगा। क्या हुआ, इसने क्रिएट का व्यू बनाया, ऐसे कैसे बना दिया। ये प्रोजेक्ट मसले क्यों कर रहा है। दोबारा बनाते हैं, क्रिएट पर राइट क्लिक करते हैं, ऐड व्यू करते हैं, रेजर व्यू चूज करते हैं, और ऐड पर क्लिक, बल्कि एक सेकेंड, मैंने शायद गलत सेलेक्ट कर लिया। हाँ मैं गलत सेलेक्ट कर रहा हूँ शायद, एक सेकेंड। फिर से जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं, ऐड व्यू पर क्लिक करते हैं, रेजर व्यू चूज करते हैं। ये रेजर व्यू किस तरह विंडो क्यों आ रही है। अच्छा, तो क्लास ग्लिच ये था कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले विजुअल स्टूडियो जो है वो अपडेट किया था, और उसके अंदर एक ग्लिच था, तो मैंने विजुअल स्टूडियो इंस्टॉलर से रोल बैक कर लिया पुराने वर्जन के ऊपर। तो अब ये इशू रिजॉल्व हो चुका है। इस पर राइट क्लिक करते हैं, ऐड व्यू पर क्लिक करते हैं, रेजर व्यू चूज करेंगे। देखो हमारे पास रेजर व्यू का सब कुछ दिख रहा है, शेयर्ड यूज पेज एज अ लेआउट भी हमारे पास नजर आ रहा है हमें। ऐड पर क्लिक करेंगे, स्कैप फोल्ड करेंगे, एंड होपफुली कि अब ये फोल्डर बना के उसमें रखे। तो आप देख सकते हो कि इसने व्यूज के अंदर एम्प्लॉय का फोल्डर क्रिएट कर दिया है, ठीक है। इसका मतलब ये बिल्कुल सही काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ बनाएंगे फॉर्म, यहाँ हेडिंग डाल देता हूँ क्रिएट स्टूडेंट की, किसकी, क्रिएट स्टूडेंट की। यहाँ पर फॉर्म एक बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर एक फॉर्म बनाएंगे जिसमें दो एट्रीब्यूट लाजमी होंगे, एक्शन और, बोलो, मेथड, ठीक है। फॉर्म के अंदर आपके पास एक डिव बनाऊंगा, फॉर्म ग्रुप, क्या बनाऊंगा, फॉर्म ग्रुप,
ठीक है, इस फॉर्म ग्रुप में सबसे पहले एक लेबल होगा, क्या होगा, एक लेबल। और वो लेबल किसके लिए होगा, वो डिसाइड करेगा एएसपी फॉर। कौन डिसाइड करेगा, एएसपी फॉर। ठीक है। अब एएसपी फॉर में मुझे मॉडल की प्रॉपर्टी बाइंड करनी है इसके साथ, जिसके लिए लेबल क्रिएट किया जा रहा है। तो साइड वाइज मॉडल भी खोल लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले मेरे पास एम्प्लॉय नेम है, क्या है, आईडी क्यों नहीं भेजूंगा, क्योंकि वो क्या है, ऑटो इंक्रीमेंटेड है। तो मैंने बोला ये एम्प्लॉय नेम के लिए, लेकिन मॉडल को बाइंड करने के लिए ऊपर मॉडल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तैयब करण मेरी एप्लीकेशन का नाम है, डॉट मॉडल्स डॉट एम्प्लॉय। तब आपके पास एरर रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्या बनाऊंगा, इनपुट बनाऊंगा जिसकी टाइप मैं टेक्स्ट रख देता हूँ। ठीक है, और ये भी एएसपी फॉर किसके लिए होगी, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नेम के लिए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद इसे क्लास दूंगा अच्छी सी फॉर्म कंट्रोल की, जिससे आपके पास बूटस्ट्रैप की क्लास लग जाएगी। और प्लेस होल्डर दूंगा एंटर एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम। ठीक हो गया। और उसके नीचे मैं एक स्पैन बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, और हमें पता है क्यों बनाएंगे, एएसपी वैलिडेशन फॉर, यानी कि एनोटेशन के एरर के लिए। और कौन सी प्रॉपर्टी के लिए, एम्प्लॉय नेम के लिए। और इसको मैं क्लास दूंगा टेक्स्ट हाइफन डेंजर। ये हम पढ़ चुके हैं, बात समझ आती है। ठीक है। अब इस आपके पास फॉर्म ग्रुप को क्या करेंगे, डुप्लीकेट। और अगली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, एम्प्लॉय एज है। कंट्रोलर में जाते हैं, सॉरी व्यू में आते हैं वापस, और दूसरा जो हमारा फॉर्म कंट्रोल है उसमें मैं हर जगह क्या कर दूंगा, एम्प्लॉय एज। और प्लेस होल्डर में भी एम्प्लॉय एज कर दूंगा। फिर एक दफा फॉर्म कंट्रोल क्या करूंगा, फॉर्म ग्रुप क्या करूंगा, डुप्लीकेट। और उसके बाद फिर से मॉडल से जाकर तीसरी प्रॉपर्टी कौन सी है, एम्प्लॉय ईमेल के, मैं यहाँ पर उठा लूंगा और इसको बना दूंगा मैं एम्प्लॉय ईमेल के लिए। और प्लेस होल्डर में मैं कर दिया एंटर एम्प्लॉय ईमेल। ठीक है। अच्छा, जो एज है उसकी जो इनपुट की टाइप है वो नंबर होगी। ठीक है। और इसकी इनपुट की टाइप ईमेल होगी, क्या होगी, ईमेल। ठीक है। उसके बाद एक फॉर्म ग्रुप और बनेगा। और सबको पता है क्यों बनेगा भाई वो, बटन के लिए। किसके लिए बनेगा, मार्जिन टॉप ऑफ 3B से दे दूंगा एंड टू एंड। और इसके अंदर बनाऊंगा इनपुट टाइप सबमिट। वैल्यू मैं इसको दूंगा ऐड एम्प्लॉय, क्या वैल्यू दे दी मैंने, ऐड एम्प्लॉय। नेम इसको देने की जरूरत नहीं है, टाइप इसको देंगे सबमिट। और इसको अच्छा सा बटन बनाने के लिए क्लास देंगे बीटीएन, बीटीएन बोलो प्राइमरी। ठीक है। अब इस व्यू को खोल के देखते देखते ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। एप्लीकेशन को रन करते हैं अपने ब्राउजर पर और चेक करते हैं क्या मेरा ये व्यू काम कर रहा है नहीं कर रहा है। मैंने मॉडल बाइंडिंग के जरिए काम किया है, तो मुझे रिक्वेस्ट से डेटा उठाने की जरूरत, बोलो, नहीं पड़ेगी। एम्प्लॉय स्लैश क्रिएट पे मैंने क्लिक किया, देख सकते हो आपके पास फॉर्म बनकर आ चुका है विद नेम एज एंड ईमेल। ठीक है। अब इसका क्रिएट मेथड पोस्ट वाला बनाना है। तो मैंने कहा कि भाई जब ये फॉर्म सबमिट हो तो मेथड होना चाहिए पोस्ट, यानी रिक्वेस्ट की बॉडी में हाइड होकर जाए और एक्शन क्रिएट ही होगा, क्या होगा, क्रिएट। अब एम्प्लॉय कंट्रोलर में आऊंगा, इसी एक्शन को करूंगा डुप्लीकेट, लेकिन ये एक्शन जो है वो HTTP पोस्ट के लिए होगा। यानी ये डेटा को क्या करेगा, बोलो, डेटा को रिसीव करेगा, क्या करेगा, रिसीव। और किस सूरत में, मॉडल बाइंडिंग के जरिए आपके एम्प्लॉय मॉडल की फॉर्म के अंदर रिसीव करेगा। डन हो गया भाई। ठीक है। आओ इधर डिबगर लगाते हैं, चेक करते हैं कि भाई हमारे पास डेटा आ रहा है या सर नहीं आ रहा। ये क्या किया है, मेथड ओवरलोडिंग करी है, क्या करी है, सेम नेम डिफरेंट पैरामीटर्स, मेथड ओवरलोडिंग। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म। रन करा एप्लीकेशन को, रन हुई है क्या, नहीं हुई अभी तक। यहाँ पर आए स्लैश एम्प्लॉय स्लैश क्रिएट पे गए, यहाँ पे मैंने नाम डाला लेट सपोज तैयब, एज मैंने डाली 22, और यहाँ पर मैंने ईमेल डाल दी तैयब@gmail.com। ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक किया। ये देखो मॉडल बाइंडिंग के जरिए आपके पास सारा डेटा आ चुका है। और आप क्रिएटेड ऐड में डेट टाइम भी देख सकते हो, क्योंकि उसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू प्रॉपर्टी में ही क्या कर दी थी, इनिशियलाइज कर दी थी, तो मुझे देने की जरूरत नहीं। ठीक है। अब मॉडल की स्टेट चेक कर लेंगे, क्या चेक करेंगे, मॉडल की स्टेट, कि भाई अगर मॉडल की स्टेट क्या हो, वैलिड हो, क्या हो, इफ मॉडल स्टेट, मॉडल स्टेट इज वैलिड, तो फिर आप डेटाबेस में एंट्री करना, वरना
नहीं करना। अब हमें डीबी सेट इस्तेमाल करने की नीड है। किसकी जरूरत है? डीबी सेट इस्तेमाल करने की नीड है, और डीबी सेट रखा हुआ है माई डीबी कॉन्टेक्स्ट में। इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करना है क्योंकि यही टेबल को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। अब इसको इस्तेमाल करने के लिए इसका क्या बनाना पड़ेगा? माई डीबी कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट बनाऊंगा मैं अपने कंट्रोलर के कंस्ट्रक्टर में। कंट्रोलर के कंस्ट्रक्टर में एम्प्लॉय कंट्रोलर का मैंने कंस्ट्रक्टर यहाँ पर ओपन किया, और ओपन करने के बाद मैंने बोला एम्प्लॉय कंट्रोलर भैया आप रिसीव करोगे माई डीबी कॉन्टेक्स्ट का एक ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट को आपने एक प्राइवेट प्रॉपर्टी को असाइन कर देना है जो माई डीबी कॉन्टेक्स्ट टाइप की होगी, जिसे मैंने डीबी कह दिया। आप कुछ भी कह सकते हो, मैंने क्या कह दिया? डीबी। कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैंने कंस्ट्रक्टर को बोला तुम्हारे पास जो कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट है वो किसको दे देना? डीबी को दे देना। किसको देना? डीबी को। तो अब आपके पास जो कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट है वो किस में आ चुका है? डीबी में। तो अब डेटाबेस से इंटरेक्शन करनी है या आपको डीबी कंटेक्स्ट क्लास की कोई भी डीबी सेट को एक्सेस करने है प्रॉपर्टी को, तो मैं डीबी का यूज करूंगा। किसका यूज करूंगा? अब यहां पर आऊंगा। अब किसी भी कंटेक्स्ट क्लास के किसी भी डीबी सेट में कोई रिकॉर्ड ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं? हम सबसे पहले कंटेक्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना मतलब लिखते हैं डीबी डॉट, फिर हमारे पास डीबी सेट जिसमें रिकॉर्ड ऐड करना है एम्प्लॉयज डॉट ऐड का मेथड मिलता है। यहाँ पर क्या मिलता है? ऐड का। ये मुझसे मांगता है टाइप ऑफ एंटिटी, यानी कि रिकॉर्ड का ऑब्जेक्ट। क्या मांगता है? रिकॉर्ड का ऑब्जेक्ट मांगता है। लेकिन ये मुझसे देखो किस टाइप का ऑब्जेक्ट मांग रहा है? एम्प्लॉय टाइप का। बोल रहा है मैं ऑब्जेक्ट लूंगा एम्प्लॉय मॉडल टाइप का। किस टाइप का? एम्प्लॉय मॉडल टाइप का ऑब्जेक्ट ये रहा जिसमें वैल्यूज आ रही है। ऐसा ही है। इसी ऑब्जेक्ट में आ रही है वैल्यूज। मैंने उससे बोला ऐड कर लो। क्या कर लो? ऐड। अब डीबी सेट में ऐड कर देने से डेटाबेस में चेंजेस सेव नहीं होते। इसके लिए आपको एक और मेथड चलाना होता है जिसका नाम होता है डीबी डॉट सेव चेंजेस, कि जो डीबी सेट में रिकॉर्ड ऐड किया गया है उसे डेटाबेस में अपडेट कर दो। सेव चेंजेस अपडेट का काम करता है। किसका काम करता है? अपडेट का। ठीक है। अच्छा, जब आप सेव चेंजेस कर दो तो मुझे एक नए एक्शन पर रिडायरेक्ट करना है, यानी रिटर्न करना, रिडायरेक्ट टू एक्शन। रिडायरेक्ट टू एक्शन, एक नए एक्शन पर ले जाना जिसका नाम मैंने रख दिया गेट ऑल। क्या रख दिया? अब गेट ऑल का एक्शन बना हुआ है? नहीं। अच्छा, अगर ये चीज फॉल्स हो जाती है यानी मॉडल की स्टेट फॉल्स होती है तो इसी व्यू पे रहना है क्रिएट के। किसके व्यू पे रहना है? क्रिएट के व्यू पे रहना है मुझे, ताकि एनोटेशंस काम कर सके। ठीक है। अब गेट ऑल का एक्शन नहीं बना हुआ सर, बना हुआ है क्या? नहीं बना हुआ तो बनाना पड़ेगा ना, वरना क्या आएगा? एरर बोलेगा मैं जानता ही नहीं हूं। तो आई एक्शन रिजल्ट गेट ऑल, और ये रिटर्न करेगा एक व्यू। बेसिकली गेट ऑल मैं रिकॉर्ड शो कराने के लिए यूज करूंगा, यानी कि टेबल वाला एक्शन होगा। ये कौन सा एक्शन होगा? अब इसका व्यू भी नहीं बना हुआ तो इसका व्यू बनाना पड़ेगा ना। ठीक है। राइट क्लिक किया। राइट क्लिक किया, ऐड व्यू, रेजर व्यू चूज किया, एंड फिर से हम ऐड कर देंगे और हमारे पास गेट ऑल का व्यू बन जाएगा। फिलहाल के लिए इसमें मैं लिख देता हूं थैंक्स फॉर सबमिटिंग द फॉर्म। टेबल वाला काम हम लास्ट क्लास में भी कर चुके हैं। ठीक है। तो दोबारा कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। देख रहे हो, सिर्फ 2 लाइनों से रिकॉर्ड डेटाबेस में ऐड हो गए, सिर्फ 2 लाइनों से। ठीक है। अब यहां लिख देता हूं मैं थैंक्स, थैंक्स फॉर सबमिटिंग द फॉर्म। अब देखो, मैं जाऊंगा अपने ब्राउजर पर और लिखूंगा स्लैश एम्प्लॉय स्लैश क्रिएट, तो ये आपके पास ये वाला एक्शन चलेगा। कौन सा एक्शन चलेगा? ये क्रिएट। ये क्या कर रहा है? एक व्यू दिखा रहा है क्रिएट डॉट सी एस एच टी एम एल, जिसमें क्या बना हुआ है? फॉर्म बना हुआ है। अब और ये फॉर्म किस मॉडल से बाइंड है? एम्प्लॉय मॉडल से। इसके सारे इनपुट और लेबल एम्प्लॉय मॉडल से बाइंडेड है, और स्पैन भी। अब जैसे ही आपके पास ये फॉर्म सबमिट होगा, एक तो डेटा हाइड होकर जाएगा और किस एक्शन के पास जाएगा? क्रिएट। लेकिन कौन से? एच टी टी पी पोस्ट वाले। कौन से? एच टी टी पी पोस्ट वाले क्रिएट के पास, इसके पास। ये क्या करेगा? इसके पास मॉडल बाइंडिंग हुई भी है, व्यू के अंदर मॉडल बाइंडिंग हुई हुई थी, तो ऑटोमेटिकली वो सारी वैल्यूज उठाएगा और एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाएगा और इसके अंदर पास कर देगा, और इसमें आपके पास सारा डेटा रिसीव हो जाएगा। फिर आप चेक करोगे कि अगर मॉडल की स्टेट वैलिड है, मीन्स के एनोटेशन सही है, सारा डेटा प्रॉपर आया या नहीं आया। अगर आया है तो आपने बोला डेटाबेस कंटेक्स्ट क्लास में एक डीबी सेट है जिसका नाम है एम्प्लॉयज, उसमें ऐड कर दो किसको? जो एम्प्लॉय आपके पास रिकॉर्ड आया है। ठीक है। और फिर उसे क्या कर दो? उस चेंजेस को सेव कर दो डेटाबेस में, और फिर मुझे कहाँ ले जाना? गेट ऑल पर। अब गेट ऑल क्या करता है? एक व्यू रिटर्न करता है जिसका नाम है गेट ऑल डॉट सी एस एच टी एम एल। तो मुझे क्या लिखा हुआ नजर आएगा? H1। और अगर मॉडल की स्टेट फॉल्स होती है तो मैं क्रिएट के यानी फॉर्म के व्यू पर ही रहूंगा। किस पर रहूंगा? फॉर्म के व्यू पर। आओ इसे टेस्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने लिखा स्लैश एम्प्लॉय स्लैश क्रिएट। यहाँ पर है। अब देखो, अगर मैं सबमिट करता हूँ
और आपको पता है कि जब हम लोग मॉडल की प्रॉपर्टीज में खाली वैल्यू सबमिट करते हैं और एनोटेशन लगी हुई है तो मॉडल की स्टेट वैलिड, बोलो, नहीं होती। ऐसा ही है ना। एड एम्प्लॉय पे क्लिक किया, देखो मुझे क्रिएट पर ही रखेगा और मुझे एरर देता रहेगा जब तक मैं प्रॉपर डेटा पुट नहीं करूंगा बिकॉज ऑफ द एनोटेशन। मॉडल की स्टेट तभी वैलिड होगी जब सारी वैल्यूज परफेक्ट होंगी अकॉर्डिंग टू द मॉडल। मैंने तैयब पुट किया और एज मैंने फॉर सपोज 22 पुट कर दी, तैयब@gmail.com। एड एम्प्लॉय पर क्लिक किया, सबमिट हुआ रिकॉर्ड, क्या आ गया, थैंक्स फॉर सबमिटिंग द फॉर्म। अभी डेटाबेस में चले जाना चाहिए। आओ एसएसएमएस ओपन करते हैं। मेरे डेटाबेस का नाम क्या था, कनेक्शन स्ट्रिंग ओपन करते हैं, ऐप सेटिंग डॉट जेसन, डीबी फर्स्ट करेक्ट। ठीक है। एसएसएमएस का है हमारे पास, कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करने के बाद डेटाबेसेस को ओपन करेंगे और डीबी फर्स्ट करेक्ट को ढूंढेंगे यहाँ पर। डीबी फर्स्ट करेक्ट ये रहा। टेबल्स को ओपन करेंगे, बल्कि टेबल्स को ओपन क्या करना है, क्वेरी लगाएंगे हम लोग, यूज करेंगे किसे, डीबी फर्स्ट करेक्ट को, डीबी फर्स्ट करेक्ट। डन है। इस क्वेरी को क्या एग्जीक्यूट और फिर करेंगे सेलेक्ट कर लो तमाम डेटा किसमें से, एम्प्लॉयज के टेबल में से। क्या है रिकॉर्ड, आगे रिकॉर्ड। आईडी खुद जनरेट हुई और क्रिएटेड एड कैसे जनरेट हुआ, आपने मॉडल में क्या लगा रखा था, इसको बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू होगी आपकी, असाइनमेंट ऑपरेटर है ना, डेट टाइम जो करंट होगा जनरेट होते हुए आपका रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली आगे सेट हो गया। आप देख सकते हो डेट टाइम अभी का ही है। डेट देख लो 14 मई 2026 और 16 घंटा 12 मिनट, यानी 4:12 पे आपने रिकॉर्ड इंसर्ट किया, अभी 4:13 हो रहे हैं। क्लियर है ये चीज। ठीक है भाई। तो रिकॉर्ड क्रिएट हमारा हो चुका है। अब इस रिकॉर्ड को निकालना है और टेबल में शो कराना है। और टेबल में शो कराने का जो काम करेगा वो कौन सा एक्शन करेगा, गेट ऑल का। कौन सा एक्शन करेगा, गेट ऑल का। अब अगेन डीबी सेट किस यूज करने की जरूरत पड़ेगी, इस डीबी सेट की जरूरत पड़ेगी, इसी में से रिकॉर्ड निकालना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डीबी कंटेक्स्ट के ऑब्जेक्ट का यूज करना पड़ेगा जो डीबी में आ रहा है। किस में आ रहा है, तो आप बोलोगे रिटर्न व्यू करने से पहले क्या करो, डीबी में जाओ, एम्प्लॉयज में जाओ और सारे डेटा क्या कर दो, टू लिस्ट, जो लास्ट क्लास में काम किया था बिल्कुल वैसे ही। और सारा रिकॉर्ड आप एक वेरिएबल में रख दो जिसे आपने कह दिया एम्प्लॉयज। तो अब आप देखो ये आपके पास एक लिस्ट है एम्प्लॉय मॉडल टाइप की, नजर आ रहा है। और ये वेरिएबल आपने कहाँ पास कर दिया, व्यू में। कहाँ पास कर दिया, व्यू में। और फिर व्यू में हम इसे टाइपकास्ट करेंगे, किसमें, लिस्ट में टाइपकास्ट करेंगे। @मॉडल में जाओ, किसमें जाओ, और लिस्ट में टाइपकास्ट करना किसका डेटा, तैयब करड एप्लीकेशन का, जो मॉडल्स के अंदर जो एम्प्लॉय मॉडल पड़ा है उसका डेटा टाइपकास्ट करो, किसमें, लिस्ट में। किसमें टाइपकास्ट करो, अभी हेडिंग थैंक्स की जगह पर कर देता हूँ ऑल एम्प्लॉयज, क्या कर दिया। और यहाँ पे एक टेबल चाहिए, क्या चाहिए, एक टेबल। तो चलते हैं ब्राउजर पर और सर्च करते हैं बूटस्ट्रैप टेबल्स। ठीक है, बूटस्ट्रैप टेबल सर्च करने के बाद यहाँ पर हम लोग बूटस्ट्रैप टेबल को ओपन करते हैं और यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ कर देंगे पेस्ट। ये काम हम कर चुके हैं लास्ट क्लास में, टीवी एम्प्लॉयज डॉट टू लिस्ट, ये भी लूप भी लगा के हमने डेटा भी प्रिंट किया था। ठीक है। अब यहाँ पर सारे कॉलम्स डिफाइन कर देता हूँ, आईडी, फिर नेम, फिर एज, फिर ईमेल, फिर एक्शंस। एडिट डिलीट के बटन भी तो आएंगे, उसका भी तो कॉलम होगा, नहीं होगा, एडिट डिलीट के बटन के कॉलम का नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर बॉडी के अंदर जो रॉज लगी हुई है इनमें सिर्फ एक ही रॉ छोड़ दूंगा, बाकी रिमूव कर दूंगा। ठीक है, ये टीएच भी हटा दूंगा और रॉ पर क्या लगाऊंगा, लूप लगाऊंगा, किसका, फॉर ईच का। वार एक वेरिएबल बनाओ ईएमपी के नाम से और एक एक करके एक एक एम्प्लॉय का रिकॉर्ड इसमें निकालो, किसमें से, मॉडल में से जो आपने ऊपर डिफाइन किया है। ठीक है। और रॉ को किस में रख दो, इस फॉर ईच के लूप के अंदर। पहले टीडी में आओ, @emp के वेरिएबल में आओ और किसे प्रिंट कर दो, एम्प्लॉय आईडी को। ठीक है, क्रिएटेड ऐड रह गया, क्या रह गया, क्रिएटेड ऐड। बात समझ आ रही है? ये भी तो दिखाना है ना। ठीक है। उसके बाद @emp के वेरिएबल में आओ, डॉट क्या दिखाओ, एम्प्लॉय नेम। फिर @emp के वेरिएबल में आओ, डॉट एम्प्लॉय एज था पहले, फिर एम्प्लॉय ईमेल, फिर आएगा आपके पास क्रिएटेड एट। और आखिरी टीडी में दो एंकर बनेंगे। आखिरी टीडी में क्या बनेगा, ऐसा ही है ना भाई। ठीक है। एक एंकर यहाँ पर बनाते हैं, एचआरएफ देंगे, इसे खाली छोड़ देंगे फिलहाल के लिए क्योंकि अभी कोई काम इसका नहीं है। क्लास दूंगा बीटीएन, बीटीएन वार्निंग,
और बीटीएन एसएम यानी स्मॉल। ठीक है, और इसके बीच में लिख दूंगा एडिट। क्या लिख दूंगा? एडिट। डुप्लीकेट किया आप किसके लिए? डिलीट के लिए। और यहाँ पर इसे कर दिया बीटीएन डेंजर। तो हमारे पास प्रॉपर टेबल रेडी हो चुका है। अब देखते हैं चला करके मेरे पास काम कर रहा है या नहीं कर रहा, रिकॉर्ड लेके आता है या नहीं आता। स्लैश एम्प्लॉय स्लैश गेट ऑल। सही है। एंटर किया, आपके पास सारा रिकॉर्ड आ चुका है। अब इसको और अच्छा बनाने के लिए आप थोड़ी क्लासेस लगा दो। टेबल बॉर्डर की क्लास लगा दो आप इसके ऊपर। ठीक है, और जो आपकी ये है हेडर वाली रो है उसे क्लास दे दो टेबल डार्क की। किसकी? और रिलोड करेंगे तो आपकी यूआई थोड़ी और बेहतर हो जाएगी। सही है। तो अब आपके पास देखो प्रॉपरली हर चीज नजर आ रही है। देखो डेट और टाइम भी आपको नजर आ रहे हैं, एएम पीएम भी बता रहा है वो। क्लियर है ये चीज? ठीक है। अब अगर मैं आता हूँ और क्रिएट पर जाता हूँ तो क्रिएट मुझे इसी पेज पर लेके आएगा ना। डेटा इंसर्ट करने के बाद एक्शन कौन सा होगा? गेट ऑल। ठीक है। यहाँ पर मैं इंसर्ट करता हूँ शयान का रिकॉर्ड। एज मैंने लेट्स सपोज 19 कर दी, और shayan@gmail.com एड एम्प्लॉय पर क्लिक किया। ये लो भाई, आपके पास रिकॉर्ड आ गया। सही है। ठीक है, तो हमारे पास प्रॉपर रिकॉर्ड आ रहा है। अब करते हैं डिलीट वाला काम। कौन सा काम करेंगे? डिलीट। अब हमें हजार दफा ये चीज पता चल चुकी है कि जब हम एडिट और डिलीट करते हैं तो हम जिस एक्शन पर या जिस पेज पर डिलीट का कोड लिखेंगे वहां पर उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड की आईडी जाना जरूरी है। उसी आईडी के ब्याह पर हम उस रिकॉर्ड को ढूंढ कर क्या करते हैं? डिलीट करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर तैयब के आगे भी आईडी डिलीट है और शयान के भी आगे आईडी डिलीट है, तो इसके डिलीट पर क्लिक करूँ तो इसकी डिलीट की आईडी चली जाए, इसकी डिलीट पर क्लिक करूँ तो इसकी आईडी। अब यहाँ पर सवाल आता है कि जब डिलीट के बटन पर क्लिक हो तो क्या होगा, ये डिसाइड करेगा एचरेफ। कौन डिसाइड करेगा? एचरेफ। तो मैं से बोलूंगा एक एक्शन चलेगा जिसका नाम होगा, क्या डिलीट का एक्शन बना हुआ है? नहीं बना हुआ है। तो इसको करते हैं कॉपी, और कॉपी करने के बाद एम्प्लॉय कंट्रोलर में जाते हैं और एक एक्शन क्रिएट। वो एक्शन क्या करेगा? डिलीट का काम करेगा। कौन सा काम करेगा? आई एक्शन रिजल्ट। डिलीट के नाम से क्या बना दिया? एक एक्शन फिलहाल के लिए रिटर्न व्यू कर रहा हूं। डन है। आपने बोला कि जब डिलीट के बटन पर क्लिक हो तो मुझे किस एक्शन पर ले जाना? डिलीट पर। अब यूजुअली जब पीएचपी वगैरह के अंदर काम करते थे आईडी भेजने के लिए हम इस तरह लिखते थे, आईडी इक्वल्स टू, इस तरह लिखते थे, आईडी इक्वल्स टू 1। इसे क्वेरी स्ट्रिंग कहते थे। लेकिन इसमें ऐसे नहीं, इसमें आप स्लैश करके भेजोगे आईडी। कैसे भेजोगे? स्लैश। अब देखो मैं लूप के अंदर ही मौजूद हूं ना, ये बटन भी किसमें? लूप के अंदर मौजूद है। तो मुझे अगर एम्प्लॉय की आईडी चाहिए तो ईएमपी से मिल जाएगी, @emp डॉट एम्प्लॉय आईडी। डिलीट पर जाना स्लैश, साथ में क्या ले जाना? एम्प्लॉय की आईडी। हॉट रिलोड करते हैं, अभी दिखाता हूं तुम लोगों को। ये देखो, बॉटम पर उल्टे हाथ पर नीचे देखो, 1 आ गया डिलीट के बाद। ये देखो डिलीट स्लैश, ध्यान, डिलीट स्लैश 2 आ गया। ठीक है। अब देखो, यहां से जैसे ही क्लिक करोगे तो डिलीट का एक्शन चलेगा। कौन सा एक्शन चलेगा? डिलीट का एक्शन। और उस डिलीट का एक्शन ये आईडी रिसीव करेगा। कौन रिसीव करेगा इसे? डिलीट का एक्शन। अब डिलीट का एक्शन रिसीव कैसे करेगा? आपने जस्ट आकर, अच्छा मुझे एक बात बताओ, आईडी किस डेटा टाइप की है? इंटीजर है। क्या है? इंटीजर है। तो मैं वहां पर एक वेरिएबल बनाऊंगा इंटीजर टाइप का जिसका नाम मैं कुछ भी रख सकता हूं। इसमें आईडी रिसीव होगी। जो आईडी किसी एक्शन के ऊपर भेजी जाती है वो उस एक्शन के पैरामीटर में रिसीव की जाती है। कहाँ रिसीव की जाती है? और वो पैरामीटर की टाइप और नाम आप खुद डिसाइड कर लो। ठीक है, टाइप तो वही होगी जो आ रही है। अगर स्ट्रिंग होती तो स्ट्रिंग, इंटीजर है तो इंटीजर। ठीक है। अब यहां पर डिबगर लगाता हूं और चेक करता हूं यहां पर कि क्या मेरे पास ये काम करता है, यानी आईडी आ रही है या इस वेरिएबल में आईडी आती है या नहीं आती है। आओ चेक करते हैं। स्लैश एम्प्लॉय स्लैश गेट ऑल। ठीक है, जैसे ही क्लिक करूंगा डिलीट का एक्शन चलेगा और डिबगर लगा हुआ है, तो एप्लीकेशन वहां पर क्या हो जाएगी? पॉज हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अभी मैं शयान के आईडी पर क्लिक कर रहा हूँ, क्या आ गई आईडी? उठा ली इसने आईडी। यानी कि जिसका रिकॉर्ड डिलीट करना है उसकी आईडी इस वेरिएबल में आ चुकी है और इस एक्शन को मिल चुकी है। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे डेटाबेस में जाकर किसी रिकॉर्ड को डिलीट करना हो तो मैं क्या क्वेरी लिखता था? डिलीट फ्रॉम एम्प्लॉयज, यानी टेबल का नाम, वेयर आईडी इज इक्वल टू दिस, वगैरह वगैरह। ठीक है।
इसमें ये होता था कि पहले आईडी के बिहाफ पे सारा रिकॉर्ड ढूंढा जाता था, फिर डिलीट किया जाता। इसी तरह जो मुझे आईडी रिसीव हुई है ना, इस आईडी के थ्रू पहले रिकॉर्ड को फाइंड करूंगा, ढूंढूंगा, फिर उस रिकॉर्ड को क्या करेंगे, डिलीट। क्यों? क्या सिर्फ सिर्फ आईडी डिलीट करनी है, पूरा रिकॉर्ड डिलीट करना है? हमें तो सिर्फ आईडी मिल रही है ना, हमें पूरा रिकॉर्ड तो नहीं मिल रहा ना इस सेक्शन में। तो पूरा रिकॉर्ड क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा, टेबल से निकालना पड़ेगा। और टेबल को कौन रिप्रेजेंट करता है, एम्प्लॉयज का डीबी सेट, जो डीबी कंटेक्स्ट क्लास में, किसमें? तो मैं यहाँ पर डीबी कंटेक्स्ट क्लास के ऑब्जेक्ट का यूज करूंगा, डीबी डॉट एम्प्लॉयज। किसी भी रिकॉर्ड को किसी भी टेबल से ढूंढने के लिए फाइंड का मेथड है। कौन सा मेथड है? इसको दे दो आईडी। क्या दे दोगे? आईडी। क्या भाई? डीबी भैया, डीबी कंटेक्स्ट भैया, एम्प्लॉय में जाओ, एम्प्लॉय के टेबल में, और ढूंढो किसको, इस आईडी वाले बंदे को जो मेरे पास आ रही है आईडी। और ढूंढ के इसे एक वेरिएबल में रख दो, जिसे आपने ईएमपी कह दिया। क्या कह दिया? तो सारा रिकॉर्ड ढूंढेगा वो इस आईडी वाले का, जिसकी आईडी से रिसीव हो रही है, और किस में रख देगा, ईएमपी में। ढूंढ लिया, अब क्या कर रहे हैं, अब डिलीट करना है। क्या करना है? डिलीट भी टेबल से करना है, तो अगेन डीबी सेट का इस्तेमाल करूंगा, जो डीबी कंटेक्स क्लास में बना हुआ है। किस में बना हुआ है? मैं बोलूंगा डीबी डॉट एम्प्लॉयज में से डॉट रिमूव करो। क्या रिमूव करो? जो ईएमपी का रिकॉर्ड मैंने ढूंढा है उसे रिमूव कर दो। जो रिकॉर्ड ढूंढा है और उसको किस पे रखा है, ईएमपी के वेरिएबल में, तो उस ईएमपी को क्या कर दो, डिलीट कर दो, रिमूव कर दो। और आपके पास ये चेंजेस अपडेट हो जाए टेबल में, तो डीबी डॉट सेव चेंज। याद रखना, हर वो चीज जो टेबल पर इंपैक्ट डालती है, ठीक है, और हर उस एक्शन के अंदर डीबी डॉट सेव चेंजेस डलेगा। जैसे कि रिकॉर्ड, जैसे गेट ऑल है, गेट ऑल में रिकॉर्ड आ रहा है, टेबल से रिकॉर्ड आ रहा है, मतलब गेट ऑल का एक्शन टेबल पर इंपैक्ट नहीं डाल रहा, इंसर्ट डाल रहा है, यानी कि इंसर्ट रिकॉर्ड पुट कर रहा है। डिलीट डालता है इंपैक्ट, और अपडेट डालता है रिकॉर्ड्स के ऊपर, गेट ऑल तो नहीं डालता ना, उसमें डीबी डॉट सेव चेंजेस की जरूरत। जब जब आप टेबल में कुछ चेंज करोगे, आपको डीबी डॉट सेव चेंजेस चलाना एंड दी एंड पड़ेगा। ठीक है? और उसके बाद डिलीट का क्या कोई व्यू होना चाहिए? कोई कोई वो बनता है, सेंस बनती है डिलीट के व्यू की, तो हमने बनाया भी नहीं है। मैं बोलूंगा व्यू नहीं दिखाओ, मुझे रिडायरेक्ट कर दो दूसरे एक्शन पर। किधर रिडायरेक्ट कर दो? यानी टेबल वाले पे। आपके पास गेट ऑल पर जब डिलीट के बटन पर क्लिक होगा, एक तो डिलीट का एक्शन चलेगा, और साथ में क्या ले जाएगा वो, एम्प्लॉय की आईडी जिसके बटन पर आपने क्लिक किया। ठीक है? आईडी रिसीव करेगा कौन, ये डिलीट का एक्शन इस पैरामीटर के अंदर। इस डिलीट के एक्शन ने क्या किया, डीबी कॉन्टेक्स्ट में से, डीबी सेट एम्प्लॉयज में से ढूंढा इस आईडी वाले रिकॉर्ड को, और पूरा का पूरा रिकॉर्ड उठाकर किसमें रख दिया, ईएमपी के अंदर। फिर आपने बोला डेटाबेस भैया, एम्प्लॉय के डीबी सेट में जाओ और रिमूव कर दो जो ईएमपी मैंने ढूंढा है। रिमूव करने के बाद आप अपने टेबल को क्या कर दो, अपडेट कर दो, यानी उसका रिकॉर्ड क्या कर दो, वहां से हटा दो। और फिर मुझे गेट ऑल यानी टेबल के एक्शन पर ले जाना। क्या करना? और जब गेट ऑल दोबारा चलेगा, तो दोबारा से सारी लिस्ट निकलेगी जो अपडेटेड लिस्ट होगी, और दोबारा से लूप होकर शो हो जाएगी। आप ट्राई करें, डिलीट हो रहा है नहीं हो रहा, करें ट्राई, होगा? मुझे तो नहीं लग रहा होगा। होगा नहीं होगा? सर पता नहीं, मैं खुद पहली दफा कर रहा हूँ सर आपके साथ। ठीक है? स्लैश एम्प्लॉय स्लैश गेट, गेट ऑल। ठीक है? अब यहाँ पर ना मैं, चलो पहले डिबगर्स लगाता हूँ। ठीक है? बहुत सारे डिबगर्स लगाते हैं, एक एक लाइन पे चेक करते हैं भाई क्या क्या आ रहा है और क्या क्या नहीं आ रहा है। ठीक है? यहाँ पर आया, डिलीट पर क्लिक किया, डिबगर चला, आईडी क्या आई, 1। कंटिन्यू करते हैं, इस लाइन पर आया, इसने 1 आईडी वाला रिकॉर्ड ढूंढा, किसमें रख दिया, ईएमपी पे। आगे चढ़ते हैं, यहाँ पर देखो ईएमपी के अंदर किसका रिकॉर्ड आया, तैयब का रिकॉर्ड आ गया। खुद ब खुद उसने ढूंढा, और उस ईएमपी को क्या कर देगा ये, रिमूव कर देगा। और फिर से कंटिन्यू करता हूँ, सेव चेंज करेगा, और उसके बाद रिडायरेक्ट करेगा किस पर, गेट ऑल पर, और ये आपके पास तैयब का रिकॉर्ड गया। गया नहीं गया? आप डेटाबेस में भी चेक कर ले सर, पता नहीं गया नहीं गया। गया, तैयब का रिकॉर्ड गया। ठीक है? इसी तरह अब डिबगर से हटा देता हूं मैं यहाँ पर। अब डायरेक्ट रन करते हैं। ठीक है? यहाँ पर है, डिलीट पे मैंने क्लिक किया, अरे यार एप्लीकेशन दोबारा चलानी पड़ेगी। डिबगर्स लगा दो ना, यही करता है ये फिर। ठीक है? तो बहुत आसान है। ठीक है? बस अगर आपको मेथड्स याद हो जाए और डीबी कंटेक्स आपको इस्तेमाल करना आ जाए। गेट ऑल पर क्लिक किया, स्कैन का रिकॉर्ड आ रहा है, डिलीट पर क्लिक किया, आपके पास रिफ्रेश हुआ पेज और गायब। डन है? ठीक है? अब क्या करना है,
एडिट। एडिट में दो काम होंगे, एडिट के दो मेथड बनेंगे। एडिट के कितने मेथड बनेंगे? एक मेथड जो डेटा निकाल कर फॉर्म में शो कराएगा, और दूसरा मेथड जो उस डेटा को अपडेट करेगा डेटाबेस में। कहाँ अपडेट करेगा? डेटाबेस में। ठीक है, बहुत आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है। आओ चेक करते हैं। अभी तो तुम लोगों का दिल खुश हो जाएगा, अभी दिखाता हूं मैं। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, इसको पॉज करते हैं। पॉज करने के बाद अब बनाएंगे अपडेट का। क्या बनाएंगे? अपडेट, एडिट का। ठीक है, अब एडिट का एक्शन बनेगा जो मुझे एडिट का फॉर्म खोल कर देगा। और हमें पता है एडिट पर सबसे पहले हम बाय डिफॉल्ट उस रिकॉर्ड की तमाम वैल्यूज अपनी फील्ड्स में शो करवाते हैं। ऐसा है नहीं है शहन? ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक एक्शन बनाऊंगा, आई एक्शन रिजल्ट। ठीक है, अपडेट के नाम से। किस नाम से? ठीक है, और ये रिटर्न करेगा एक व्यू जो अपडेट के फॉर्म का व्यू होगा। कौन सा व्यू होगा? अपडेट के फॉर्म का। इसका व्यू बनाना पड़ेगा ना। राइट क्लिक करते हैं, ऐड व्यू पर क्लिक करते हैं, रेजर व्यू चूज करेंगे और ऐड कर देंगे। ठीक है, अच्छा क्रिएट और अपडेट वाला फॉर्म सेम होगा? सेम होगा ना? नेम, एज और ईमेल ही तो शो करवानी है ना, तो सेम होगा। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, जो क्रिएट वाला आपके पास फॉर्म था इसे क्या करूंगा, यहाँ से कॉपी और यहाँ क्या कर दूंगा, पेस्ट। ठीक है, कुछ चेंजेस कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे ये क्रिएट नहीं है, ये अपडेट है इसका टाइटल। क्रिएट स्टूडेंट नहीं, अपडेट स्टूडेंट कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं? अपडेट स्टूडेंट। बाकी एक्शन आपके पास अपडेट होगा, यानी कि इसी का ओवरलोड बनाऊंगा, इसी का सबमिशन के लिए। इसी का जैसे क्रिएट का ओवरलोड बनाया था सबमिशन के लिए, जिस तरह ये क्रिएट व्यू दिखाता है, ये क्रिएट एंट्री करता है, इसी तरह ये अपडेट व्यू दिखाएगा। इसका जो दूसरा ओवरलोड बनाऊंगा वो अपडेट करेगा। क्या करेगा? अपडेट करेगा। ठीक है, पोस्ट मेथड बाकी सब कुछ क्या है, सही है। बस यहाँ पर ऐड एम्प्लॉय की जगह क्या कर देंगे? अपडेट एम्प्लॉय, कंट्रोल एस। अब इस व्यू पर जब आए, जब एडिट पर क्लिक हो, और एडिट का बटन कहाँ है? टेबल में। और टेबल किधर है? गेट ऑल डॉट सी एस एचटीएमएल, ये ना एडिट का बटन। ठीक है, जब इस पर क्लिक हो तो कौन से एक्शन पर जाना? और स्लैश क्या लेते जाना? एम्प्लॉय आईडी लेते जाना। क्या लेते जाना? एम्प्लॉय आईडी। डन है? ठीक है, अच्छा अब आपको याद है कि जब आपके पास सारा डेटा आपको रिसीव होता था, सारे डेटा आपको रिसीव होता था, तो आप यहाँ पर बाय डिफॉल्ट दिखाने के लिए वैल्यू इनपुट में आकर वैल्यू का एट्रीब्यूट लगाते थे। क्या लगाते थे? वैल्यू का एट्रीब्यूट। और इस तरह से आप जाते थे एट द रेट मॉडल में जाओ और डॉट, मेरे यहाँ पर क्या दिखा दो, एम्प्लॉय नेम, जो बाय डिफॉल्ट आईडी के ब्याह पर आ रहा है। ऐसे ही करते थे, क्योंकि वैल्यू वो एट्रीब्यूट है इनपुट के अंदर जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू शो करवाता है। ऐसे ही। लेकिन अगर मैं कहूं कि आपको ये लगाने की जरूरत नहीं है, मॉडल बाइंडिंग के जरिए ऑटोमेटिकली होगा, तो कैसा लगेगा? आओ टेस्ट करें। पता नहीं सर, होगा नहीं होगा, आओ चेक करते हैं। मैंने अभी कोई वैल्यू का एट्रीब्यूट नहीं लगाया, तो इनपुट खाली होने चाहिए ना। इनपुट क्या होनी चाहिए? खाली। आओ टेस्ट करते हैं। अच्छा, अब रिकॉर्ड है ही नहीं, सारे रिकॉर्ड क्या कर दिए थे? डिलीट। तो पहले क्रिएट करेंगे ना। ठीक है, तैयब का रिकॉर्ड फिर से पुट कर देते हैं। मैंने ऐड एम्प्लॉय किया, आपके पास रिकॉर्ड आ गया। एडिट के बटन पे क्लिक किया, नीचे आईडी क्या आ रही है? 3। अपडेट स्लैश 3। एडिट पर क्लिक किया, यहाँ पर ले आया, मुझे ले आया नहीं ले आया। अब यहाँ पर आपके पास बाय डिफॉल्ट वैल्यूज आपको चाहिए, तो वैल्यू का एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा। लगाना पड़ेगा नहीं लगाना पड़ेगा? वैल्यू शो कराने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? और अगर मैं बोलूँ नहीं लगाना, तो जस्ट आपको क्या करना है, देखो, ये अपडेट, ये जो व्यू है ये आपके एम्प्लॉय मॉडल से बाइंडेड है। ठीक है, इसी तरह आपके पास ये जो आपके पास अपडेट का मेथड है, ये भी आपके अगर मॉडल से बाइंड कर दूं किसी तरह, आओ यहां पर चेक करते हैं, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय बाइंड कर दिया। आओ टेस्ट करते हैं मेरे से। एप्लीकेशन रोकते हैं, दोबारा रन करते हैं। मैंने से बता दिया कि भाई आपका ताल्लुक किससे है? मॉडल से। मॉडल बाइंड कर दिया मैंने अपने मेथड के साथ। आओ टेस्ट करते हैं। अभी भी होता ही नहीं होता सर, पता नहीं, अल्लाह जाने। स्लैश एम्प्लॉय स्लैश गेट ऑल। एडिट पर क्लिक करते हैं, अभी भी आपके पास कोई डेटा शो नहीं हो रहा। अब क्या करें? मॉडल बाइंडिंग से भी नहीं हो रहा। तुम लोग सो रहे हो क्या? हाँ ना, आईडी पास करी रिसीव नहीं करोगे? करोगे नहीं करोगे? ठीक है, तो हम इंटीजर आईडी रिसीव करेंगे और इस आईडी के बेहाफ पर क्या करेंगे, रिकॉर्ड को, बोलो, फाइंड करेंगे। फाइंड करके शो कराना है डेटा। अभी अपडेट कहाँ से हो गया?
अभी तो अपडेट का काम नहीं है, अभी रिकॉर्ड इनपुट में शो तो कराओ पहले, जिसके एडिट के बटन पे क्लिक कर रहे हो। तो मैं बोलूंगा डीबी के अंदर जाओ, एम्प्लॉयज में जाओ और फाइंड करो। किसे फाइंड करो? इस आईडी वाले रिकॉर्ड को फाइंड करो, और इसे एक वेरिएबल में रख दो जिसे मैंने कह दिया ईएमपी। क्या कह दिया? और ये ईएमपी मैंने पास कर दिया किसमें? व्यू में। कर दिया पास। आओ ट्राई करते हैं। अभी भी वैल्यू का एट्रीब्यूट नहीं लगाया सर। अभी भी वैल्यू का एट्रीब्यूट मैंने अभी खाली रिकॉर्ड ढूंढा है और किसमें पास किया है? व्यू में। स्लैश एम्प्लॉय स्लैश गेट ऑल। टाइप के एडिट पर क्लिक करते हैं। पावर ऑफ मॉडल बाइंडिंग। मुझे वैल्यू का एट्रीब्यूट लगाने की जरूरत, लगा दूं तो कोई भी हर्ज नहीं, लेकिन मुझे लगाने की जरूरत नहीं। देखो, जब आपने जब आपने एम्प्लॉय के डीबी सेट से इस आईडी का रिकॉर्ड फाइंड किया और किसमें रखा, तो इसको पता है ये जो ईएमपी का ऑब्जेक्ट आया है, जो आपने रिकॉर्ड फाइंड आउट किया, एम्प्लॉय मॉडल टाइप का है। किस टाइप का है? और आपने इसे किसमें पास कर दिया? व्यू में। अब इसका व्यू कौन सा है? अपडेट डॉट सी एस एच एम एल। इसमें मॉडल बाइंड हुआ है। अब इस मॉडल के बाइंड होने से हर प्रॉपर्टी में ऑटोमेटिकली नाम सेट हो गया। ASP4 की मदद से आपके इनपुट में बाय डिफॉल्ट नाम शो हो रहा है। हो रहा है नहीं हो रहा? आओ तो मैं दूसरा एक और रिकॉर्ड पुट करके दिखाता हूं ताकि तुम लोगों को यकीन आए। क्रिएट, यहां पर मैंने रिकॉर्ड पुट किया उजैर, uzair@gmail.com। ठीक है, ऐड एम्प्लॉय किया। ये देखो, तैयब के एडिट पर क्लिक करता हूँ, खुद ब खुद मॉडल बाइंडिंग से इनपुट में डेटा शो हो रहा है। मुझे वैल्यू का एट्रीब्यूट लगाने की जरूरत नहीं है, और इसमें देखो उजैर का हो रहा है। मुझे ये सब लगाने की जरूरत नहीं। अच्छा, अब सवाल आता है कि जब मैं अपडेट पर क्लिक करूंगा, अपडेट एम्प्लॉय के बटन पर, दोबारा फॉर्म सबमिट होगा, दोबारा फॉर्म, और कौन सा एक्शन चलेगा? अपडेट का। लेकिन इस दफा जो अपडेट का एक्शन होगा ये HTTP पोस्ट का होगा, क्योंकि रिक्वेस्ट किस टाइप की है? पोस्ट टाइप की है। ठीक है, और ये आईडी रिसीव नहीं करेगा, ये मॉडल रिसीव करेगा। क्या रिसीव करेगा? मॉडल। ठीक है। अच्छा, अब सवाल आता है कि सर अगर ये मॉडल रिसीव करेगा, अगर ये मॉडल रिसीव करेगा तो आओ इस पर रिडायरेक्ट करके देखते हैं कि मॉडल में ले करके आता है। अब यहाँ कुछ चीजें गौर करने वाली हैं, देखना। मुझे एक बात बताना कि जब मैं पूछूं अभी, ठीक है, अभी गौर से देखना आप लोग। दो चीजें जो फॉर्म में मौजूद नहीं है, जो कभी अपडेट नहीं होंगी, वो है आईडी और क्रिएटेड एड। ये दो चीजें जो कभी अपडेट नहीं होंगी। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। स्लैश एम्प्लॉय स्लैश गेट ऑल। ठीक है, ये आ रहा है। अब देखो, तैयब नाम है इसका, आईडी क्या है? 3 है। नाम क्या है? तैयब। एज क्या है? 22। तैयब@gmail.com। और क्रिएटेड एड से इसे पढ़ लो, 14 मई 26। और टाइम क्या है? 4:30 17 सेकेंड। अभी क्या हो रहा है? 4:34। ठीक है, एडिट पर क्लिक किया। एडिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ नाम चेंज किया, तैयब बशीर कर दिया। अब ये मुझे 10 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं लिख रहा, बस तैयब बस लिख दिया, बस। खैर है, ठीक है। मैंने एज कर दी लेट सपोज 20, और मैंने तैयब1@gmail.com कर दिया। ठीक है, डिबगर लगाया मैंने? हाँ लगाया। ठीक है, अपडेट एम्प्लॉय करूंगा, अपडेट के एक्शन पर लेके जाएगा, और ऑटोमेटिकली मॉडल बाइंड किया हुआ है तो सारा डेटा मॉडल में आ जाएगा। अपडेट पर क्लिक किया, यहाँ आ गया। अब देखो इसके अंदर वैल्यूज क्या क्या आ रही है। एम्प्लॉय आईडी क्या आ रही है? ये क्या बात हो गई? एम्प्लॉय आईडी 0 आनी चाहिए थी। क्या नहीं चाहिए थी? 3। और क्रिएटेड एट क्या आ रहा है? 4:35। उसका क्या था? इसका मतलब है इसने आईडी को इसने पहचाना नहीं कि क्या रिकॉर्ड है। उसके लिए तो एक फॉर्म सबमिशन है ना, बस। उसको थोड़ी पता है कि तुम अपडेट कर रहे हो, कौन सी आईडी वाले रिकॉर्ड को अपडेट कर रहे हो, क्रिएटेड एट क्या होगा। अब यहां पर आप क्या करोगे कि ये पहचान ले कि आप किस आईडी वाले रिकॉर्ड को अपडेट कर रहे हो, या साथ में आईडी भी आए। क्या आए? आईडी भी आए। तो आपने क्या करना है, आपने अपडेट के फॉर्म में कहीं पर भी फॉर्म के अंदर, कहीं पर भी फॉर्म के अंदर इनपुट्स बनाने, उन प्रॉपर्टीज के लिए जो कभी अपडेट नहीं होंगे। पहला इनपुट बनाया, इसकी टाइप में हिडन रखूंगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट नजर नहीं आएगी। और ये आपके पास ASP4 किसके लिए होगी? एम्प्लॉय आईडी के लिए होगी। यानी कि इनपुट अपने पास क्या रखेगी? एम्प्लॉय की आईडी। और इसी तरह दूसरी चीज क्रिएटेड एट। इस तरह करने से जब आप अपडेट के फॉर्म पर आओगे तो ऑटोमेटिकली इस इनपुट और इस क्रिएटेड एड के इनपुट के अंदर, एम्प्लॉय आईडी के इनपुट में और क्रिएटेड एड के इनपुट में, ऑटोमेटिकली जिस बच्चे के एडिट पर क्लिक किया उसकी क्रिएटेड एड और आईडी स्टोर हो जाएगी। और जब फॉर्म सबमिट करोगे तो फॉर्म सबमिशन में ये दोनों चीजें जाएंगी, तो पुरानी वाली ही
जाएंगी। और अगर ऐसा नहीं करते आप, यानी आईडी, चलो क्रिएटेड एट तो हटा दो, आईडी आपको रखना जरूरी है। अगर आप आईडी 0 भेजते हो तो रिकॉर्ड नया क्रिएट होगा, अपडेट नहीं होगा। बात समझ आ रही? क्या करेगा वो? नया रिकॉर्ड क्रिएट कर देगा। ठीक है, तैयब बैस के नाम से एक नया रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा, तैयब वाला रिकॉर्ड अपडेट। तो ये रखना जरूरी है, ये बात आपने याद रखनी है, और हिडन रखना है क्योंकि यूजर को शो नहीं कराना। ठीक है, कंट्रोल एस करते हैं, और आपको पता है कि अगर वो इनपुट में आकर इसे खराब भी कर दे इंस्पेक्ट से जाकर, तो ये सर्वर साइड है, तो इस पे कोई मसला नहीं। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट एस किया। अब दोबारा चलाते हैं और देखते हैं डिबगर लगाकर कि अब मेरे इस ऑब्जेक्ट में मुझे रिसीव क्या होता है। सही है ना? देखते हैं अब आईडी और क्रिएटेड एट सही आता है या नहीं आता। बाकी चीजें तो सही आ रही हैं, जो चीजें अपडेट करी हैं। स्लैश एम्प्लॉय स्लैश गेट, बोलो, गेट ऑल। ठीक है, मैंने यहाँ पर उजैर के एडिट पर क्लिक किया, मैंने कर दिया यहाँ पर उजैर खान, क्या कर दिया, और यहाँ कर दिया uzair1@gmail.com। उजैर की आईडी क्या है? 4 है। और उजैर का क्रिएटेड एड क्या था? नहीं देखा? दोबारा देख लेते हैं। क्रिएटेड एड है 4:33, 4:33, याद रखना। एडिट पर क्लिक किया, फिर से उजैर खान किया। ठीक है, मैंने ईमेल में चेंजेस कर दिए, uzair123 कर दिया, या uzair1r कर दिया। अपडेट एम्प्लॉय पर क्लिक किया, डिबगर चला, आओ चेक करते हैं इस ऑब्जेक्ट में मुझे रिसीव क्या हो रहा है। 4:33, क्योंकि आपके फॉर्म में थी पहले से, वो सेट थी, तो उसने नई जनरेट नहीं करी, उसने वही वाली वैल्यू उठा ली जो इनपुट में थी। और आईडी क्या आ रही है? 4। तो अपडेट में ये करना लाजिम है। ठीक है, कि आपने इनपुट टाइप हिडन में वो तमाम चीजें रखनी है जो आप अपडेट करना नहीं चाहते, खास तौर पर आईडी, वरना नया रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा। क्या क्रिएट होगा? नया रिकॉर्ड। अब क्या करना है? इसे अपडेट करना है, लेकिन पहले मॉडल की स्टेट चेक करूंगा। क्या चेक करूंगा? अगर आने वाली मॉडल की स्टेट क्या है, क्योंकि फॉर्म है ना, मॉडल की स्टेट चेक करनी पड़ेगी, इज वैलिड है। तो क्या करना? डेटाबेस में जाना, एम्प्लॉय के डीबी सेट में जाना और अपडेट कर देना। किसे अपडेट कर देना? एम्प्लॉय को। और डीबी डॉट सेव चेंजेस, अपडेट के लिए अपडेट का मेथड, जो ऑब्जेक्ट आपने रिसीव किया मॉडल बाइंडिंग से, वो आपने अपडेट को दे दिया, अपडेट करेगा, और डीबी डॉट सेव चेंजेस। और इसके बाद मुझे गेट ऑल के रिटर्न कर देना, गेट ऑल के एक्शन पर रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन, कौन से वाले पर? गेट ऑल पर। अदरवाइज मुझे अपडेट पर ही रखना, कहाँ रखना? अपडेट पर। सही है? ठीक है, आओ टेस्ट करते हैं इसे। ठीक है, आओ इसे टेस्ट करते हैं, क्या ये मुझे अपडेट करके देता है या किसकी? ओह सॉरी, एक दफा और रिलोड कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पर आते हैं, स्लैश एम्प्लॉय स्लैश गेट ऑल। अभी उजैर खान नहीं हुआ था, एडिट करते हैं, उजैर खान करते हैं। सारी चीजें चेंज कर देता हूँ ताकि सारी चीजें पता जाए। 21 कर दिया, और यहाँ पर कर दिया uzair1234। अपडेट पर क्लिक किया, टाइम चेंज नहीं हुआ, आईडी भी चेंज नहीं, और आपका अपडेट भी हो गया। दिस इज द क्रेड। ठीक है, एक दफा फिर फ्लो समझो। ठीक है, हमने क्या किया? सबसे पहले हमने एक मॉडल बनाया जिसमें हमने वो तमाम प्रॉपर्टीज रखी हैं जो हम टेबल में भेजना चाहते हैं, जिसमें से एक प्रॉपर्टी हमने क्रिएटेड ऐड की बनाई, जिसे हमने बाय डिफॉल्ट क्या साइन कर दिया? डेट टाइम डॉट नाउ। जिस वक्त रिकॉर्ड क्रिएट होगा, यानी इस मॉडल का ऑब्जेक्ट बनेगा, उस वक्त का डेट टाइम ऑटोमेटिकली उठ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये मॉडल बनाने के बाद मैंने डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट के अंदर इसे एज अ डीबी सेट क्या कर दिया? रजिस्टर। और ये मेरा टेबल एक तरह का, इसी को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, डीबी डॉट एम्प्लॉय, डीबी डॉट एम्प्लॉय। और डीबी क्या है? माई डीबी कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, उसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, इट्स अप टू यू। फिर मैंने क्या किया? एक प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाई डीबी नाम से, और इस डीबी के अंदर मैंने कॉन्टेक्स्ट का क्या पास कर दिया? ऑब्जेक्ट। और कब? जब इस एम्प्लॉय कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, फिर मैंने एक एक्शन बनाया क्रिएट के नाम से। ये क्या करेगा? एक व्यू दिखाएगा। कौन सा व्यू दिखाएगा? फॉर्म का। कौन सा व्यू दिखाएगा? फॉर्म का। सारे फॉर्म के अंदर जो इनपुट्स और लेबल्स और स्पैन्स हैं, उन्हें मैंने मॉडल से बाइंड किया यूजिंग द मॉडल प्रॉपर्टीज, और ऊपर इंपोर्ट भी किया। ठीक है, जैसे ही फॉर्म सबमिट होगा, पोस्ट मेथड होगा, और किस एक्शन पर लेके जाएगा? लेकिन एचटीटीपी पोस्ट रिक्वेस्ट वाले पर। किस पर? एचटीटीपी पोस्ट। फिर ये एक्शन चलेगा। ये एक्शन क्या करेगा? पूरे मॉडल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा इनपुट से उठाकर, क्योंकि ऑलरेडी इनपुट की प्रॉपर्टीज बाइंडेड है। ठीक है, और वो उठाने के बाद हमने मॉडल की स्टेट चेक करी, अगर वैलिड है, सारी चीजें, डेटा एनोटेशन, रूल्स वगैरह सब कुछ सही है, तो आप क्या करो? कॉन्टेक्स्ट क्लास में जाओ, उसमें एक एम्प्लॉयज का डीबी सेट है, उसमें ऐड कर दो इसे, और डेटाबेस में क्या कर दो? अपडेट कर दो, सेव कर दो। ठीक है, और फिर मुझे गेट ऑल के
गेट ऑल के एक्शन पर ले जाना। अब गेट ऑल का एक्शन क्या करता है? गेट ऑल का एक्शन आपके डेटाबेस कंटेक्स्ट के अंदर जो डीबी सेट पड़ा है एम्प्लॉयज टेबल, उसमें से सारा डेटा निकाल कर लिस्ट में कन्वर्ट करता है और किस में रख दिया? एम्प्लॉयज में। और इसे एम्प्लॉयज को कहाँ पास कर दिया? और उसका व्यू कौन सा है? राइट क्लिक करते हैं, गो टू व्यू, गेट ऑल। फिर हमने इस पूरे मॉडल के डेटा को लिस्ट में टाइपकास्ट किया और क्या कर दिया? फिर इस पर लूप चला दिया। ठीक है। एडिट डिलीट करते हुए हमने एक्शन का नाम दिया कि कौन सा एक्शन चलेगा बटन के ऊपर, और साथ में आईडी भेज दी दोनों पर। क्या भेज दी? जब डिलीट का एक्शन चलेगा तो आईडी जाएगी, और फिर डिलीट का एक्शन क्या करेगा? आईडी को रिसीव करेगा। फिर आपने डेटाबेस कंटेक्स्ट में से एम्प्लॉय के डीबी सेट में से आईडी वाले को फाइंड किया, किस में रख दिया? ईएमपी में। और फिर उस ईएमपी को क्या कर दिया आपने? डीबी सेट से रिमूव और डेटाबेस का टेबल को सेव चेंजेस कर दिया। ठीक है। और उसके बाद फिर से टेबल पर लेगा, और अगेन आप जब टेबल पे जाओगे तो सारा डेटा दोबारा से निकल के रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है। और उसके बाद आपने अपडेट का एक्शन चलाया। जब आप गेट ऑल के टेबल के अंदर अब एडिट के बटन पर क्लिक करोगे तो आप जाओगे अपडेट के एक्शन के ऊपर, साथ में क्या ले जाओगे? आईडी। और वो आईडी अपडेट के एक्शन ने क्या करी? रिसीव करी। इस आईडी वाले का रिकॉर्ड फाइंड किया और किस में रख दिया? और इसे पास कर दिया किसमें? व्यू में, क्योंकि ये रिकॉर्ड पहले व्यू के इनपुट्स में क्या करवाना है? शो करवाना है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये एम्प्लॉय मॉडल टाइप का है, और आपका जो अपडेट का व्यू है वो ऑलरेडी एम्प्लॉय मॉडल से बाइंडेड है, और आपकी इनपुट्स जो है वो एम्प्लॉय मॉडल की प्रॉपर्टीज से बाइंडेड है। तो आपको इसमें वैल्यू का एट्रीब्यूट लगाने की जरूरत, लगा दो कोई मसला नहीं है। लगाओगे कैसे? आप इस तरह के वैल्यू लगाओगे और बोलोगे एट द रेट मॉडल की जो प्रॉपर्टी है ना, उसमें जाओ, उसमें जो एम्प्लॉय नेम पड़ा है उसे यहाँ पर प्रिंट कर दो। इस तरह से आप खुद भी प्रिंट कर सकते हो कि कभी हर्डल आए तो आप इस तरह से कर सकते हो। क्लियर है चीज? ठीक है, वरना जरूरत नहीं है। अगर मॉडल बाइंडिंग का इस्तेमाल किया है तो जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। फिर आपने इसमें चेंजेस करे, और चेंजेस करने के बाद आपने सबमिट किया तो कौन सा एक्शन पर जाएगा? और कौन सी रिक्वेस्ट वाले? पोस्ट वाले। तो अपडेट पोस्ट क्या करता है? आपके एम्प्लॉय के अपडेटेड ऑब्जेक्ट को रिसीव करता है, जिसके अंदर आपने पुरानी ही आईडी और पुराना ही क्रिएटेड ऐड रखा है इनपुट टाइप हिडन के अंदर। ये जरूरी है ताकि नई आईडी जनरेट ना हो। अगर नई आईडी जनरेट होगी तो नया रिकॉर्ड क्रिएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नहीं, कोई नया रिकॉर्ड। ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया? अगर मॉडल की स्टेट वैलिड है तो डेटाबेस कंटेक्स्ट में जाओ, एम्प्लॉय के डीबी सेट में जाओ और अपडेट कर दो जो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट आया है। ऑटोमेटिकली इसके बाद आईडी होगी तो ये उसी आईडी के ऊपर अपडेट करेगा। ठीक है। और उसके बाद डीबी में क्या कर दो? सेव, और मुझे टेबल पर ले जाओ वापस। बहुत सिंपल क्रेड है, अगर आप एक दफा कर लोगे आपका हाथ साफ हो जाएगा। ठीक है। और बहुत आसान है, बहुत सारी चीजें तो ऐसे हैं जो आप मतलब ऑटोमेटिकली हो रही हैं, आपको खुद हैंडल करनी नहीं पड़ रही, अगर आप पीएचपी सोचो तो। ठीक है। तो आई होप के अगली क्लास में सब करेक्ट करके आएंगे।